Hello friends, my name is Ritesh Agarwal and I look after general awareness at ClatPrep और आज हम करने वाले हैं द हिंदू का एनालिसिस जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे जीके सेक्शन के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए लेट्स लुक एट द फर्स्ट स्क्रीन। ओके, तो जब आप आज का हिंदू न्यूज़पेपर ओपन करेंगे तो जो सबसे पहले आपकी नज़र जाएगी द फर्स्ट आर्टिकल, वो इंडिपेंडेंस डे स्पीच के बारे में आप देखेंगे। सो इंडिया इज़ सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस डे। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने रेड फोर्ट पे इंडिपेंडेंस डे स्पीच दी एंड विल टॉक अबाउट द मेजर हाईलाइट्स। हम जो भी इम्पॉर्टेंट उसमें अनाउंसमेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स लुक एट द फर्स्ट पॉइंट। ओके, तो हमारे प्रधानमंत्री ने एक नया नारा, एक नया स्लोगन हमें दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसमें जो नई बात है वो ऐड जो उन्होंने की है, दैट इज़ सबका प्रयास। सबका प्रयास मीन्स दैट वी ऑल नीड टू कंट्रीब्यूट इन नेशन बिल्डिंग। हम सबकी जिम्मेदारी है राष्ट्र निर्माण की, उसके प्रति जो भी हमारी जवाबदेही है वो हम तय करें, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने एक नया टर्म हमें दिया, अमृत काल। तो अभी हम एज अ कंट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस डे। 25 साल हमारे पास हैं जब हम सेलिब्रेट करेंगे 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये जो 25 साल का वक्त है जिसमें हम अपने देश को और आगे बढ़ा सकते हैं, उसके गौरव को और बढ़ा सकते हैं, वी कैन मेक आवर कंट्री मोर ग्लोरियस। ये जो पीरियड है इसे अमृत काल कहा उन्होंने और ये हमें एक नया उन्होंने टर्म दिया। अब हम कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स के बारे में बात करेंगे, कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स जो उन्होंने किए हैं। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट स्क्रीन। हाँ, तो जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान उन्होंने प्रपोज किया है, गति शक्ति नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मिशन, ठीक है। तकरीबन 100 लाख करोड़ का ये प्लान है देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, जो कि एक होलिस्टिक प्लान है। होलिस्टिक प्लान का मतलब इसमें रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, ब्रिजेस, पोर्ट्स, सब कुछ आ गया, ठीक है। और इसी तरह के कुछ अनाउंसमेंट्स उन्होंने पिछले कुछ इंडिपेंडेंस डे पर भी किए गए हैं। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी, जैसे ही इसकी डिटेल्स आती है कि इसमें क्या नया है, उन्होंने कहा है कि इसकी कुछ डिटेल्स वो जल्दी ही अनाउंस करेंगे। नेक्स्ट जो उन्होंने मेजर अनाउंसमेंट किया वो ये है कि सैनिक स्कूल्स में अब हमारी बेटियां भी पढ़ सकेंगी, लड़कियां भी पढ़ सकेंगी और डॉटर्स कैन ऑल्सो स्टडी इन सैनिक स्कूल्स। इससे पहले ओनली बॉयज़ कुड स्टडी। तो ये एक और नया डेवलपमेंट उन्होंने अनाउंस किया है। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन्स जो इस एक बेटर ट्रेन्स हैं जिनमें कुछ बेटर एमिनिटीज़ होती है, जीपीएस होता है, बायो टॉयलेट्स होते हैं। इस तरह की जो ट्रेन्स हैं अभी सिर्फ 2 रन कर रही हैं, ठीक है। एक दिल्ली टू वाराणसी है, एक कटरा से है, ठीक है। तो ये जो दोनों ट्रेन्स हैं, इस तरह की 75 और ट्रेन्स अगले 75 वीक्स में ऑपरेशनलाइज होंगी एंड बाय 15 अगस्त 2023 वी विल हैव 75 वंदे भारत ट्रेन्स, ठीक है। तो ये एक और मेजर अनाउंसमेंट उन्होंने किया। इसके अलावा फोर्टिफाइड राइस का मतलब क्या है कि हम चावल को और न्यूट्रिशनल बनाएंगे, ठीक है। चावल में और न्यूट्रिशन ऐड करेंगे फोर्टिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू और ये चावल गरीबों तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है। और गवर्नमेंट की जो अलग अलग तरह की स्कीम्स हैं, फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स है, चाहे वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, चाहे वो मिड डे मील हो, इन सब के थ्रू फोर्टिफाइड राइस हर गरीब तक 2024 तक पहुंचाने का गवर्नमेंट ने टारगेट लिया है। इसके अलावा एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट उन्होंने किया है वो है एनर्जी इंडिपेंडेंस यानी ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे पास कंप्लीट आत्मनिर्भरता हो। अभी हम बहुत सारा ऑयल इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारी हमारी एनर्जी नीड्स जो हैं वो ऑयल पर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। और हम एज अ कंट्री एक राष्ट्र के तौर पर इससे आगे बढ़ना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम गैस बेस्ड इकोनॉमी बनना चाहते हैं, हम इथेनॉल का प्रयोग करना चाहते हैं, हम रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जाना चाहते हैं और ये सारे डेवलपमेंट्स मिलकर हमें बाय 2047 एक एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री बनने का हमारा टारगेट हमने इसमें लिया है, ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने कन्वे किया है। इसके अलावा एक नेशनल हाइड्रोजन मिशन हमने लॉन्च किया है वेयर वी एम टू प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट हाइड्रोजन टू अदर कंट्रीज। कौन सा? ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली पार्ट है वो हम करना चाहते हैं
तो ये कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स उन्होंने किए हैं। इनमें से कुछ घोषणाएं पहले भी हो चुकी है, कभी अलग अलग मिनिस्ट्रीज से आई हैं, कभी खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आई है। तो ऐसा कोई बड़ा अनाउंसमेंट उन्होंने कोई मेजर स्कीम, नई स्कीम अनाउंस नहीं की है, बट ये सारे इनिशिएटिव्स वो हैं जो फ्यूचर में हमारे डेवलपमेंट को गति देंगे। तो ये कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स उन्होंने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में किए हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा वो ये है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच है इसका पूरा टेक्स्ट अवेलेबल है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट पे। अगर आप PIB पर जाएंगे तो इंडिपेंडेंस डे स्पीच आपको प्राइम मिनिस्टर की पूरी मिल जाएंगी। मैं आप सबको एडवाइस करना चाहूँगा, रेकमेंड करना चाहूँगा कि आप वो ज़रूर पढ़ें। क्यों पढ़ें? क्योंकि ना सिर्फ फ्यूचर अनाउंसमेंट्स तो हमने बात की है, बट पास्ट में और करेंटली जो देश में गवर्नमेंट कर रही है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, कि हेल्थ केयर में क्या कर रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कर रही हैं, रूरल डेवलपमेंट में क्या कर रही हैं, एजुकेशन में क्या कर रही है, कौन कौन सी स्कीम्स इनके लिए निकाली गई हैं, उनको लेकर एक बड़ा अच्छा राइटअप है वो। तो मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगा कि आप उसे पढ़ें, देखें, एंड यू विल गेन आउट ऑफ इट। ठीक है। अच्छा, अफ़गानिस्तान, ठीक है, अभी ये बड़ा ट्रेंडिंग, अगर हम देखें, चाहे आप यूट्यूब देख लें या कोई भी सोशल मीडिया हैंडल देख लें, न्यूज़ वेबसाइट्स देख लें, इस समय हर न्यूज़ चैनल पे अफ़गानिस्तान के बारे में बात हो रही है। क्यों बात हो रही है? क्योंकि तालिबान ने पूरा कंट्रोल कर लिया है अफ़गानिस्तान को, और जो अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट थे अशरफ घनी, मिस्टर अशरफ घनी, ही हैज़ फ्लेड द कंट्री। ठीक है, वो अपना देश छोड़कर चले गए हैं, एंड तालिबान हैज़ एंटर्ड काबुल, तालिबान इज़ इन कंट्रोल ऑफ काबुल। ठीक है, तो ये एक बड़ा मेजर डेवलपमेंट है जिसने पूरी दुनिया को एक शॉक में डाल दिया है, और इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट दैट व्हाट हैपेंस फ्रॉम दिस। ठीक है, तो तालिबान हैज़ एंटर्ड काबुल एंड सून दे विल एड्रेस काबुल फ्रॉम द प्रेसिडेंशियल पैलेस, और तालिबान ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। दे विल इम्पोज द शरिया लॉ। ठीक है, तो अक्रॉस द वर्ल्ड पीपल आर टेकिंग नोटिस ऑफ इट एंड विल कीप अपडेटिंग यू। ठीक है, हम बात करते रहेंगे कि इसमें आगे और क्या क्या डेवलपमेंट्स हो सकते हैं, भारत के पर्सपेक्टिव से इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इनफैक्ट विल कम अप विद अ शॉर्ट वीडियो ऑन द बैकग्राउंड एंड फ्यूचर ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू कीप चेकिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ क्लैट प्रेप फॉर दैट। अच्छा, चलिए कुछ इंटरेस्टिंग मैं आपसे बात करता हूँ। यहाँ स्क्रीन पर आप एक वर्ड देख पा रहे हैं, हैती। हैती इज़ अ कंट्री जहाँ रिसेंटली एक बहुत तीव्र भूकंप आया है, एक बहुत ज़बरदस्त भूकंप आया है। भूकंप को हम मेज़र करते हैं रिक्टर स्केल पे। आपने रिक्टर स्केल का नाम सुना होगा। ठीक है, इट इज़ यूज्ड टू मेज़र द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, और 7.2 की इंटेंसिटी से अर्थक्वेक आया है। 724 पीपल हैव डाइड टिल नाउ, सो इट्स अ ह्यूज नंबर। ठीक है, एंड यू माइट हैव बीन वंडरिंग कि सर ये हैती है कहाँ पे, वेयर इज़ दिस कंट्री ऑन द वर्ल्ड मैप। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना एटलस खोलें, इसे देखें, और या फिर गूगल इमेजेस पे भी सर्च कर सकते हैं। मैंने भी एक मैप आप लोगों के रेफरेंस के लिए यहाँ पर डाला है। तो ये एक थोड़ा सा ब्रॉडर मैप है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ नॉर्थ अमेरिका या मैक्सिको आपको दिख रहा होगा, विच इज़ अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ साउथ अमेरिका है, कोलंबिया, वेनेजुएला, और इसके बीच में एक आइलैंड ग्रुप है। ठीक है, ये एक आर्चिपेलागो है, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जमैका है, क्यूबा है, पुएर्तो रिको है, डोमिनियन रिपब्लिक है, और यहीं पर डोमिनियन रिपब्लिक के पास में क्यूबा के वेस्ट की तरफ, क्यूबा के ईस्ट की तरफ आप हाइती देख पा रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज हाइती। ठीक है, और हाइती की कैपिटल है पोर्ट ओ यू प्रिंस, जिसके पास ये अर्थक्वेक आया है। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसका थोड़ा जूम्ड अप मैप यहाँ पर है, तो थोड़ा आप और क्लोज देख सकते हैं। जस्ट यहाँ क्यूबा है, ऊपर बहामास है, बहामास के साउथ की तरफ यहाँ पर हाइती है, हाइती की कैपिटल पोर्ट ओ यू प्रिंस है, और इसके आधे पार्ट में इस तरफ आप देखेंगे तो डोमिनियन रिपब्लिक है। ये कैरेबियन सी, जो नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल पास में कैरेबियन सी है, वहाँ पर ये आइलैंड पड़ता है, और यहाँ बहुत ज़बरदस्त अर्थक्वेक आया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट 724 पीपल हैव डाइड एंड द अर्थक्वेक हैज स्ट्रक इट्स कैपिटल नियर पोर्ट ओ यू प्रिंस। आइए अब नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो इजराइल और पोलैंड के बारे में बात करेंगे। सो पोलैंड में अभी एक लॉ पास हुआ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पास हुआ है जिसको इजराइल ने प्रोटेस्ट किया है। व्हाट इज़ द लॉ? पोलैंड में लॉ पास हुआ है कि कोई भी वहाँ पे सिटीजन जो 30 साल पहले लिए गए किसी गवर्नमेंट डिसीजन को प्रोटेस्ट नहीं कर सकता,
या उसके खिलाफ अपील नहीं कर सकता, ठीक है। इसे इजराइल ने प्रोटेस्ट किया। वाई? बिकॉज इजराइल बिलीव्स कि इससे जो होलोकॉस्ट सर्वाइवर्स हैं और उनके बच्चे हैं, होलोकॉस्ट सर्वाइवर्स मतलब द ज्यूज़, और उनके जो बच्चे हैं वो प्रॉपर्टी रिक्लेम नहीं कर पाएंगे जो कि उनके पेरेंट्स से स्नैच कर ली गई थी, छीन ली गई थी उस समय की गवर्नमेंट के। उस समय जो पोलैंड में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो प्रॉपर्टी उनके पेरेंट्स से, उनके इंसेस्टर्स से, उनके पूर्वजों से छीन ली, वो प्रॉपर्टी अब वो रिक्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि 30 साल पहले लिए गए डिसीजन के खिलाफ तो आप अपील ही नहीं कर सकते ना। तो इसको लेकर के इजराइल काफ़ी नाराज़ है और इजराइल की गवर्नमेंट ने पोलैंड से अपने डिप्लोमेट को रिकॉल कर लिया है। और इस वजह से ये, अगर आप हिंदू का जो फॉरेन अफेयर्स सेक्शन है, एक्सटर्नल अफेयर्स सेक्शन है, उसे खोलकर देखेंगे तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट वहाँ आपको दिखाई देगा। पोलिश प्रेसिडेंट का नाम आप ध्यान से देखें, एंड्रिज ड्यूडा, ठीक है। पोलैंड के ये प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने ये बिल पास किया है, ठीक है, और इजराइल ने इसे कॉन्टेस्ट किया है। सो देयर इज दिस controversy going on between Israel and Poland, and you have to just keep checking it. चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। ओके, यहाँ पर आप फोटो में एक फुटबॉल प्लेयर को देख रहे हैं। ये फुटबॉल प्लेयर का नाम है गर्ड म्यूलर, और गर्ड म्यूलर जो हैं ये बहुत फेमस फुटबॉल प्लेयर है। इज़ एन ऑल टाइम लीजेंड। ही प्लेड फ्रॉम वेस्ट जर्मनी। वेस्ट जर्मनी से ये खेलते थे। अभी रिसेंटली ही पास्ड अवे एंड दैट्स वाई ही इज़ इन न्यूज़, ठीक है। ही इज़ अ फुटबॉल लेजेंड, वेस्ट जर्मनी से खेलते थे। इनके जो क्लब है उसका नाम था बायर्न म्यूनिख। अगर आप फुटबॉल फॉलो करते होंगे तो ज़रूर आपने नाम सुना होगा। इट्स अ वेरी फेमस क्लब। आई टेल यू सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट गर्ड म्यूलर। गर्ड म्यूलर जो थे ये बुंडेसलीगा, जो कि एक जर्मन प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है, इसमें हाईएस्ट गोल स्कोरर का रिकॉर्ड आज भी इनके नाम पर है, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप गोल टू मैच रेशियो देखें, इफ़ यू लुक एट द गोल टू मैच रेशियो, तो इज़ द थर्ड हाईएस्ट गोल स्कोरर, ठीक है। यानी सबसे कम मैच खेल के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले प्लेयर्स में ये तीसरे नंबर पर हैं। इसीलिए इनका जो निक नेम है, या इनको कहा भी जाता था द डेर बॉम्बर, दैट मीन्स द बॉम्बर। वाई? बिकॉज ही वॉज अ स्ट्राइकर, और उनकी जो गोल स्कोरिंग प्रोवेस है उनको देखते हुए उन्हें नाम दिया गया था। यहाँ आप देख सकते हैं डेर बॉम्बर, द बॉम्बर, ओके। एंड वेरी 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 फेमस प्लेयर इन जर्मनी एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट। ओके, थोड़ा सा एडिटोरियल्स के बारे में बात करते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स के पास ये एक रिक्वेस्ट या कंप्लेंट रहती है कि सर एडिटोरियल्स हम नहीं समझ पाते हैं, या एडिटोरियल्स में हमें प्रॉब्लम आती है, एडिटोरियल्स में इतने आर्टिकल्स होते हैं, टाइम भी बहुत लगता है, तो कौन से आर्टिकल्स पढ़ें। तो दैट्स वाई वी डिसाइडेड कि हम जब हिंदू का एनालिसिस करेंगे तो हम एडिटोरियल्स पे स्पेशली ध्यान देंगे, और जो आपके काम के आर्टिकल्स हैं, ठीक है, यानी जो आपके लिए जीके के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा रेलेवेंट आर्टिकल्स हैं, एटलीस्ट उनका एनालिसिस हम काफ़ी डिटेल में आपके साथ करेंगे, ठीक है। तो ये एक आर्टिकल आप आज के हिंदू में देख सकते हैं, इंडियाज़ फेट इज टाइड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। क्यों इंटरेस्टिंग आर्टिकल है? क्योंकि ये बताता है, इस आर्टिकल को अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो इंडिया की जर्नी रही है हमारी आज़ादी से 1947 से लेकर आज 2021 तक 75 ईयर्स की जो जर्नी रही है, कैसे उसमें जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैं, जो बाहर विदेशों में डेवलपमेंट हुए, कैसे उससे हमारे देश के हालातों में बदलाव आया, और कैसे जो हमारे देश में बदलाव हुए उन्होंने ग्लोबल डेवलपमेंट्स को इन्फ्लुएंस किया। इसे बहुत खूबसूरती से उसे समअप किया है यहाँ पर जो इसके ऑथर हैं उन्होंने। तो मैं आपको कुछ हाइलाइट्स इसकी ज़रूर बात करेंगे हम उसके बारे में। लेट्स जस्ट हैव अ लुक, एंड आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप इसे खुद मतलब ठीक है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बट आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू दिस आर्टिकल, ठीक है। तो look at the article is being divided, it's being split up into multiple phases. For example, one phase was 1947 to 1970, जो इनिशियल फेज था हमारी कंट्री का, उसमें कई वॉर्स हुई। 1947 में पाकिस्तान के साथ वॉर हुई, फिर 62 में चाइना वॉर हुई, 65 में पाकिस्तान वॉर हुई, 67 में अगेन चाइना के साथ कॉन्फ्रंटेशन हुआ सिक्किम में, 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति जिसे हम कहते हैं, और उसमें भी काफ़ी फॉरेन असिस्टेंस था, टेक्निकल असिस्टेंस था, फाइनेंशियल असिस्टेंस था। HYV सीड्स हम लेकर आए, काफ़ी उसमें टेक्निकल नो हाउ लगी, ठीक है। फिर 70s से 80s के बीच में बांग्लादेश वॉर हुआ 71 में, इंडो सोवियत ट्रीटी साइन हुई, न्यूक्लियर टेस्टिंग हुई, फिर सिक्किम का एनेक्सेशन हुआ, श्रीलंका में एक इंटरवेंशन हमने किया।
तो ये वो पीरियड था जब बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, इंडिया नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में बात हो रही थी, हम सोवियत के साथ भी डील कर रहे थे, हम यूएस के साथ भी डील कर रहे थे, हमने कुछ कंट्रीज़ की हेल्प भी की, काफ़ी कंट्रीज से हेल्प भी ली, ठीक है। दैट वाज द पीरियड जब हम खुद अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर द कोल्ड वॉर, 91 गल्फ वॉर हुई, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया, हमारी इकोनॉमी ओपन अप हुई, पीवी नरसिम्हा राव साहब की गवर्नमेंट थी, एलपीजी रिफॉर्म्स हमने शुरू किए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हमारी इकोनॉमी को हमने ओपन अप किया, दूसरे देशों से काम करना शुरू किया। और काफ़ी कुछ इस दौरान भी हुआ। एलटीटीई के चलते राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ, लुक ईस्ट पॉलिसी हम लेकर आए, आसियान कंट्रीज़ के साथ हमने रिलेशंस एस्टैब्लिश किए, इसराइल के साथ हमने रिलेशंस एस्टैब्लिश किए, लेटर ऑन पाकिस्तान के साथ थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, करगिल वॉर हुआ, हमारी फ़्लाइट आईएएफ फ़्लाइट को हाईजैक करके कंधार ले जाया गया, उसके बाद पार्लियामेंट अटैक्स हुए। तो इसी बीच न्यूक्लियर टेस्टिंग हुई अटल बिहारी वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट में। तो अ लॉट ऑफ दीज डेवलपमेंट्स यू नो शेप्ड और फॉरेन रिलेशंस अलग अलग कंट्रीज़ के साथ जो एब्स एंड लोज आए, कभी हम अच्छे फ्रंट पे रहे, कभी हमें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें जो चाहे बाहर हो रही थी चाहे हमारे देश में हो रही थी, दे वर ऑल इंटर रिलेटेड एंड दे शेप्ड हाउ आवर कंट्री प्रोग्रेस्ड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सो व्हाट इज़ द करंट सिनेरियो, आज की तारीख में क्या हालात हैं। तो आज की तारीख में पाकिस्तान के साथ एक डीप फ्रीज हो गया रिलेशंस में, उरी और पुलवामा अटैक के बाद डिप्लोमेटिक टाइज कट गए, ठीक है। तो अभी वो डीप फ्रीज चल रहा है। फिर चाइना के साथ इनिशियली वी वर वर्किंग अराउंड ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, 2008-9 के क्राइसिस के साथ हम लोग साथ में काम कर रहे थे, बट देन चाइना का जो आप कह सकते हैं कि एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ हैं, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ इंडियन ओशन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना, हमारे नेबर्स के साथ काम करना, डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ। फिर चाइना का भी एक बहुत एम्बिशियस पॉलिसी है बेल्ट एंड रोड पॉलिसी, अगर आपने पढ़ी होगी, बेल्ट एंड रोड मिशन, सिल्क रूट को रिवाइव करना, ठीक है। तो ये सारी जो पॉलिसीज़ हैं विच इज़ मेड चाइना थ्रेट इन द फॉर नॉट जस्ट फॉर इंडिया बट फॉर ऑल द कंट्रीज़ इन द इंडियन ओशन रीजन, तो वो एक थ्रेट है। फिर इंडिया का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है पिछले कुछ सालों में इन वेरियस मल्टीलैटरल फोरम्स, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हों, अभी रिसेंटली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आप पढ़ रहे होंगे, फिर G7 है, G20 है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग ब्लेंड बना रही हैं, विच इज़ अ ब्लेंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। तो जो पास्ट डेवलपमेंट्स हुए हैं उन्होंने भी ये हमें ये करंट पोडियम पे लाके खड़ा किया है, एंड इट्स विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ वी प्रोसीड फ्रॉम दिस स्टेज। ओके, दिस इज़ अनदर आर्टिकल जो मुझे एडिटोरियल्स में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। ये आपने पढ़ा होगा 14 अगस्त की न्यूज़ में कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब ने, उन्होंने 14 अगस्त, अगर इफ़ यू रिमेंबर 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, 14 अगस्त पार्टीशन हुआ था, ठीक है। 14 अगस्त को विभाजन या पार्टीशन के हॉरर्स को रिमेम्बरेंस के लिए एक दिन घोषित किया है कि हम जो पार्टीशन के जो हमारे दर्द था, जो घाव थे, उन्हें भूले नहीं और याद रखें कि सोशल डिसहार्मनी की वजह से, एक दूसरे पे ट्रस्ट ना करने की वजह से कितनी पेन, कितनी पीड़ा हमें झेलनी पड़ी थी और कितना पीछे हमारा देश उसकी वजह से हुआ, ठीक है। तो इस थॉट के साथ अगस्त 14 को इस दिन के तौर पे याद रखने के लिए मोदी साहब ने एक अनाउंसमेंट किया कि 14 अगस्त को जो है वो पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे के तौर पे याद किया जाएगा। नाउ ये आर्टिकल छोटा है, अच्छा है। इसमें जो ऑथर जिन्होंने ये लिखा है उन्होंने एक थॉट शेयर किया है हमारे साथ कि जो पार्टीशन हुआ था वो सिर्फ इंडिया का नहीं हुआ था, उसके साथ 2 और देश जुड़े थे, पाकिस्तान भी जुड़ा था, बांग्लादेश भी जुड़ा था। तो अगर इस तरह का एक इनिशिएटिव उनके साथ इंक्लूड किया जाता कि सिर्फ इंडिया ना सेलिब्रेट करके या इंडिया इसे याद ना करके पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इसमें इंक्लूड होते, तो इसका मतलब थोड़ा ज़्यादा निकलता, तो दिस वुड हैव मेड मच मोर सेंस, ठीक है। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने लिस्ट डाउन किए इस आर्टिकल से। जो फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, गिवन दैट द ट्रॉमा वाज फेल्ट नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन 3 कंट्रीज, एन अटेम्प्ट टू मार्क द डे अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट्स माइट हैव बीन मोर इंक्लूसिव, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि अगर बाकी 2 देश भी इसमें शामिल होते तो दिस वुड हैव मेड मच मोर सेंस। दूसरी बात कि इसे सिर्फ हम सोशल डिसहार्मनी के तौर पे ना देखें, इसमें
कुछ हाथ ब्रिटिशर्स का भी था और उनकी भी जवाबदाही, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, एंड दे टू शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द सेम। ऐसा नहीं है कि इसके जो दोषी है वो सिर्फ हिंदू थे या मुस्लिम थे, बट अंग्रेज़ों ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले किया था। और तीसरी बात जो इस मेजर इसमें पॉइंट दिया गया है वो ये है कि किसी एक दिन इसको मना लेने से, याद कर लेने से, 2 गाने बजा लेने से, एक पेट्रियोटिक मूवी देख लेने से शायद हम वो ऑब्जेक्टिव अचीव ना कर पाएंगे जो हम अचीव करना चाहते हैं। तो दिस शुड नॉट बी जस्ट प्रैक्टिस्ड फॉर वन डे, बट यू नो वी शुड कीप थिंकिंग अबाउट इट, कीप द पब्लिक डिस्कोर्स अलाइव, कि इस तरह की चीज़ें दोबारा ना हो, हमारे देश में सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, ठीक है, कम्युनल हार्मनी बनी रहे, ठीक है। तो दिस इज इट फ्रॉम द एडिटोरियल सेक्शन। हाँ, तो फ्रेंड्स अब एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट के बारे में हम बात करेंगे। तो प्रेसिडेंट के हमारे जो हैं, कौन है प्रेसिडेंट हमारे? श्री राम नाथ कोविंद साहब। इन्होंने 144 गैलेंट्री अवार्ड्स इंडिपेंडेंस डे की ईव पे अप्रूव किए। और गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में आप क्या जानते हैं? कौन से गैलेंट्री अवार्ड्स हैं हमारे यहाँ? सुना होगा आपने, अशोक चक्र, शौर्य चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, राइट। कुछ एक यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं। तो गैलेंट्री अवार्ड्स को ब्रॉडली हमारे यहाँ 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है, वॉर टाइम और पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स, ठीक है। तो जो युद्ध के समय वीरता दिखाने पर दिए गए या जो शांति के समय वीरता दिखाने पर दिए गए। वॉर टाइम सबसे बड़े जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं वो परमवीर चक्र, फिर महावीर चक्र और फिर वीर चक्र, ठीक है। और पीस टाइम में हम कहते हैं अशोक चक्र, फिर सेकंड बेस्ट ऑनर है कीर्ति चक्र और फिर शौर्य चक्र। तो अभी फॉर्चुनेटली हमारे लिए शांति का समय है, ठीक है। हम डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व नहीं है, प्रॉक्सी वॉर में इन्वॉल्व है वो एक अलग बात है, बट डायरेक्टली हम वॉर में इन्वॉल्व नहीं है। तो अभी हमें पीस टाइम वॉर अवार्ड्स या पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स प्रेसिडेंट ने अप्रूव किए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 144 अवार्ड्स में 1 अशोक चक्र, 1 कीर्ति चक्र, 15 शौर्य चक्र, 4 बाटू सेना मेडल्स, 116 सेना मेडल्स, 9 सेना मेडल्स, वायु सेना मेडल्स, ऐसे अलग अलग तरह के गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए। पर हमारे लिए जो ज़्यादा प्रोमिनेंस रखते हैं वो हैं अशोक चक्र और कीर्ति चक्र, इसीलिए मैंने उन्हें हाईलाइट भी किया हुआ है, ये हमें याद रखने हैं। अशोक चक्र 2021 विनर बाबूराम, जो कि असिस्टेंट एसआई हैं जे.एंड.के पुलिस में। कीर्ति चक्र अल्ताफ़ हुसैन भट्ट, कांस्टेबल अल्ताफ़ हुसैन भट्ट भी जे.एंड.के पुलिस से हैं। तो जे.एंड.के पुलिस के कॉप्स को पोस्ट्यूमसली मरणोपरांत अवार्ड्स दिए गए हैं जो हमें याद रखने हैं। फ्रेंड्स, ये आज का एनालिसिस था हिंदू का। इस एनालिसिस को पढ़ने के बाद मैं आपको कहूँगा, अगर आपने हिंदू नहीं पढ़ा है तो आप आज जाके पढ़ें, अगर पढ़ा है तो अब इस लाइट में उन्हें दोबारा एनालाइज करें चीज़ों को, और इन फैक्ट्स को रिवाइज करें, नोट डाउन करें, ठीक है। एवरी डे विल कम अप विद अ न्यू वीडियो। कल एक और नया वीडियो लेकर के आएंगे and will bring to you the top stories as well as the best articles to read. So keep keep looking at the YouTube channel for CLAT Prep, and I'll see you guys tomorrow. Thank you.